हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड की, ठीक है। और एड्रेसिंग मोड के बाद आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जो है आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करेंगे। साथ में इनके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है कि हमने 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपका DSSB पीजीटी के एग्जाम के लिए है। अगर आप पीजीटी के एग्जाम या ईएमआरएस या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अभी कंप्यूटर और आर्किटेक्चर होने के बाद इसके अंदर हम सब्जेक्ट रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर 10-12 दिन बचे हैं, तो 10-12 दिन में जो 10-12 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट था आपका, ताकि आपका सीएस कंप्यूटर आर्किटेक्चर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो भाई एड्रेसिंग मोड होता क्या है। तो एड्रेसिंग मोड हमने जो है एड्रेसिंग मोड से पहले मैंने आपको जो एक बार इंस्ट्रक्शन सेट करवाया था, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि ऐसे जो है आपकी दो चीजें होती है, एक होता है आपका ऑपकोड, ठीक है, और एक होता है आपका ऑपरेंड, ठीक है, और एक आपका मोड भी होता है, ठीक है। तो ऑपरेंड में हम क्या करवाते हैं, ऑपरेंड आपका क्या है, डेटा, और ऑपकोड में हम क्या लगाते हैं, ऑपरेशन, कि लाइक मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ऑपकोड में हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं डेटा के ऊपर, और यहाँ पर जो आपका डेटा है वो स्टोर होता है, ठीक है। अब एड्रेसिंग मोड होता क्या है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या बोल रही है, डिफरेंट वेज इन विच सोर्स ऑपरेंड इज डिनोटेड इन एन इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू एज एड्रेसिंग मोड। कि भाई कौन सा सोर्स ऑपरेंड है जो डिनोट करता है इंस्ट्रक्शन को, जो रेफर करे एड्रेसिंग मोड को। भाई अगर ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जैसे आप यहाँ पर A+B करवाते हो, ठीक है, A+B होगा तभी उसका सम कहाँ पर स्टोर होगा भाई, कैपिटल A के अंदर। अब जो A और B जो आपका ये डेटा है, देखो प्लस तो आपका क्या है, ऑपरेटर, और A और B आपके यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड। तो A और B की जो वैल्यू है, लाइक मैं यहाँ पर A की वैल्यू ले लूँ 4 और B की ले लूँ 3, तो जो ये 4 और 3 है वो हम अपने प्रोसेसर के पास यानी कि सीपीयू के पास कैसे पहुंचाएंगे, डायरेक्ट पहुंचाएंगे, इनडायरेक्ट पहुंचाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू ही असाइन कर देंगे, किस तरीके से हम जो है वैल्यूज को, किस तरीके से हम ऑपरेंड को जो है आपके प्रोसेसर के पास पहुंचाते हैं, वो काम करता है आपका एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड देखता है कि किस तरीके से उसको डेटा जो है आपके प्रोसेसर यानी कि सीपीयू को पहुंचाना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर यही बोल रहा है कि डिफरेंट वे होता है विथ सोर्स ऑपरेंड, जो आपका सोर्स ऑपरेंड है, जो आपका डेटा है, डिनोटेड इन इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू एज एड्रेसिंग मोड। ये किस किस तरीके से आप अपने डेटा को जो है रेफर करते हो। समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। एड्रेसिंग क्या होता है, द जनरल सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफाई वेयर ऑपरेंड्स आर कॉल्ड एड्रेसिंग, ठीक है, कि जो आपका ऑपरेंड है आप उसको जो है किस किस तरीके से स्पेसिफाई करवाते हो, वो आपका एड्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ऑपरेटिंग जो एड्रेसिंग मोड है वो होता क्या है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, ठीक है। ओके, ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन कैन बी डन बाय 3 चीज़ों में होता है, पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन, एड्रेस ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आप किसी के घर का एड्रेस ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप किसी के घर का एड्रेस ढूंढ रहे हो और आपने किसी से पूछा, आपने एक दूसरे बंदे से पूछा कि भाई ये घर जो है वो कहाँ पर है। उसने जस्ट बोला कि देखो ये रहा, मतलब इसने डायरेक्ट उंगली करके बता दिया कि भाई ये घर है, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि भाई आपको इस लोकेशन पर जाना है, ठीक है। एक इसने बोला, फिर एक तो ये था, ठीक है, एक सेकंड है यहाँ पर ये वाला रेफरेंस वाला, ठीक है। एक इसने बोला कि भाई ठीक है, तुम जो है किसी जैसे यहाँ से यहाँ चले जाना, फिर आगे जाके कोई और आदमी मिले तो उससे पूछ लेना, वो आपको अच्छे से बता देगा, ठीक है। इसने फिर जो है दूसरे आदमी को पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो रेफरेंस दिया इसने दूसरे आदमी का कि भाई होता है ना हमारे साथ कई बार, अगर हम किसी का हमें घर ढूंढना हो तो हम अगर किसी से पूछे तो कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम उससे पूछ लिया, वो कर लो। तो वो एक रेफरेंस हो गया कि भाई तुम उससे पूछो, फिर दूसरे बंदे से पूछ दो, फिर आपको जो है प्रॉपर एड्रेस पता चलता है।
एक तो ये है कि डायरेक्ट बता दे कि भाई आपको जहाँ पर आप खड़े हो उससे जो है 4 घर आगे जो है या 5 घर आगे जो है आपको आपकी जो मंजिल है वो मिल जाएगी, ठीक है। एक बोलेगा कि भाई मुझे नहीं है, आप जो है आगे वाले बंदे से पूछ लेना, ये एक रेफरेंस हो गया। थर्ड बोल रहा है एड्रेस ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। एक बोलेगा कि वो प्रॉपर एड्रेस बताएगा, लेकिन कहेगा कि भाई यहाँ से सीधे सीधे जाना, आगे एक मंदिर आएगा, मंदिर से लेफ्ट से मुड़ जाना, फिर लेफ्ट मुड़ के जो है चार घर छोड़ के फिर राइट चले जाना, फिर ऐसे कर लेना, मतलब ऐसे जो है तिगड़मबाजी करके जो बताते हैं, ठीक है, जो बहुत दूर वाला होता है, ठीक है, इस तरीके से बताते हैं, वो पूरा एड्रेस आपको बता देते हैं। तो वो आपको एक पूरा का पूरा एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है। तो एक 3 तरीके से हम ऑपरेंड को स्पेसिफाई करते हैं। एक तो डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शन को दे दें कि भाई देखो ये रहा। एक जो है आप किसी को रेफरेंस दो कि भाई मुझे नहीं है, आप जो है किसी और से पूछो, तो जो है आप किसी और से पूछते हो, ठीक है। एक ये है कि वो आपको पूरा एड्रेस बताते हैं, चाहे आप उससे कितनी भी दूर खड़े हो, ठीक है। तो ये होता है, और यही जो है हम अभी एड्रेसिंग मोड के टाइप्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या होता है? ऑपरेशन आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जो आपके ऑपरेशंस हैं वो स्पेसिफाई होते हैं इम्प्लिसिटली डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब ये आपका ऑपरेशन है, यहाँ पर डायरेक्ट परफॉर्म हो गए, आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज थी, ठीक है। तो लाइक आपका जीरो एड्रेस हो गया, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमने देखी थी, ठीक है, जिसमें आपका कोई एड्रेस नहीं होता। यहाँ पर किसी एड्रेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। स्टैक ऑपरेशन लाइक ऐड और सब, यहाँ पर जो है हम कोई एड्रेस नहीं लेते हैं, ठीक है। जीरो एड्रेस यही होता है कि आप कोई एड्रेस नहीं लेते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड क्या कहता है? एक्चुअल ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। जो एक्चुअल ऑपरेंड है वो आपका कहाँ पर स्पेसिफाई होता है? इंस्ट्रक्शन में। कैसे कि सपोज आप कह दो x इज इक्वल टू 5, जो डायरेक्ट x है वो किसको पॉइंट कर रहा है? 5 को। तो ये क्या हो जाएगा? इमीडिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, मूव R1 1 2 3, तो आपने क्या किया कि जो आपका रजिस्टर था उसमें आपने क्या मूव करवाया? 1 2 3 को। तो डायरेक्ट जो रजिस्टर के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई? 1 2 3। तो ये जो है ये आपका कौन सा मोड हो जाएगा? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 2 3 हेल्ड इन द इंस्ट्रक्शन, कि ये जो है आपको 1 2 3 वो ऑलरेडी कहाँ पर है, मतलब आपके जो है मूव हो गया, कहाँ पर चला गया? रजिस्टर 1 में चला गया, ठीक है। तो लाइक वही है डायरेक्ट, जैसे आप C++ की प्रोग्राम लिखते हो, लाइक इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, इस तरीके से करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट वहां पर क्या करवा रहे हैं? वैल्यूज असाइन करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो रजिस्टर्ड डायरेक्ट मोड। अब रजिस्टर्ड डायरेक्ट मोड क्या कहता है? रजिस्टर डायरेक्ट में हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई रजिस्टर दैट हैज ऑपरेंड। जो हम इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करते हैं वो एक ऑपरेंड के थ्रू। जैसे यहाँ पर देखो ये ऑपरेशन है, यहाँ पर ऑपरेशन क्या, ये आपका क्या है, हमारे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। रजिस्टर किसको डिफाइन कर रहा है? ऑपरेंड को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मूव क्या किया आपने? R1 को R2 में मूव करवाया, ठीक है, मूव R1 R2। तो जो है आपका इंस्ट्रक्शन हैज रजिस्टर R2 एंड R2 हैज ऑपरेंड। तो यहाँ पर आपका ऑपरेंड क्या हुआ? R2। कि भाई आपने जो है डायरेक्ट अपने डेटा को यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू आपने डेटा को यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये रजिस्टर नंबर हो गया, ये आपका ऑपरेंड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा कि इनडायरेक्ट में हम क्या करवाएंगे? द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई रजिस्टर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ये क्या करवा रहा है कि एड्रेस को जो है कंटेन कर रहा है। द ऑपरेंड हेल्ड इन मेमोरी द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड लोकेशन इन हेल्ड इन रजिस्टर विच स्पेसिफाई इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सपोज जो है आपका इस तरीके से है और आपको बोल रहा है कि भाई ये यहाँ पर 1000 पे जो है आपको 1000 पे जो है आपको एड्रेस मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसे 1000 पे आप जाओगे तो वहां पर जो है आपको यहाँ पर जैसे 5 सेव होके मिला, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ऐड R1 R2, तो इंस्ट्रक्शन R2 एंड R2 हैज द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन एड ऑपरेंड, कि ये जो है मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये रजिस्टर सेट है आपका, ठीक है, ये रजिस्टर सेट है और यहाँ पर रजिस्टर से आपने डिफाइन किया एड्रेस को, और ये आपकी मेमोरी है। और मेमोरी में जो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे आप 1000 लोकेशन पे गई, आपको एड्रेस दे रखा है,
उससे जो जहां पर 1000 लोकेशन पे जहां पे आपका डेटा सेव होगा वो आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑपरेंड सेव था, तो इसने जो है डायरेक्ट इसको यहाँ पर बता दिया, तो ये मेमोरी में जो है आपका डेटा यहाँ पर सेव था, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर था, ठीक है, क्लियर है। तो पहले वाला था आपका रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये था आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई देखो, इनडायरेक्ट मतलब आप रजिस्टर में ही कहीं पर कुछ टाइम के लिए डेटा को सेव करवा रहे हो, मेमोरी में डेटा को सेव नहीं करवा रहे हो, ठीक है। एक होता है मेमोरी डायरेक्ट, जैसे अभी यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आ गया नीचे, ठीक है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, वो होते हैं आपके मेमोरी डायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट। यहाँ पर जो है हम डेटा को मेमोरी में सेव करवाते हैं। देखो एक सेकेंड, देखो ये है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था। रजिस्टर डायरेक्ट में क्या होता है कि रजिस्टर के अंदर जो टेम्परेरी हम कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर करवाते हैं, तो वहां पर रजिस्टर की बात हो रही थी, यहाँ पर हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी मेमोरी, और बोल रहा है कि मेमोरी सपोज 1000 पे जो है आपका क्या सेव है, आपको 5 मिल गया, मतलब डायरेक्ट आप जो है इस पे गए, मतलब आप एड्रेस पे गए और एड्रेस पे ही आपको डेटा मिल गया। तो ये था आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, समझ में आया। द इंस्ट्रक्शन हैज मेमोरी एड्रेस वेयर द ऑपरेंड इज लोकेशन, मतलब ये मेमोरी का एड्रेस था 1000 और इसी पे जो है आपको क्या मिल गया, डेटा मिल गया, ठीक है। तो मूव R1000। ऐसे अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में क्या हो रहा था कि ये मेमोरी में स्टोर ना होकर कहीं रजिस्टर सेट में स्टोर था और वहीं पर जो है आपको डेटा मिल रहा था, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो ऑपरेंड इन द मेमोरी एड्रेस, ऑपरेंड हेल्ड इन द इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेंड है वो क्या हेल्ड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को हेल्ड कर रहा है, ठीक है। देखो ये आपका मेमोरी एड्रेस है और मेमोरी एड्रेस पे ही आपको क्या मिल गया, डेटा मिल गया, ठीक है। आपको जो है ये नहीं है कि भाई आप पहले एड्रेस पे पहुंचे और एड्रेस पे जाने के बाद पता चला नहीं यहाँ तो डेटा नहीं है, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एड्रेस पे ही आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अब ये है आपका मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब ये क्या बताता है, अब यहाँ पर देखो सपोज ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। अब देखो, अब इस मेमोरी में कहीं पर जो है ये एड्रेस स्टोर है 1000, ठीक है, पर ये 1000 स्टोर है। तो यहीं पर जो है आप ये पॉइंट करेगा आपके डेटा को 5 को, तो मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पर इसको पॉइंट ना करके कहीं और दूसरी जगह डेटा को बता रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है। डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट हम 1000 पे गए, मुझे 5 मिल गया, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट एड्रेस पे जाएंगे तो हमें डायरेक्ट डेटा नहीं मिलेगा, हम उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर जाने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कौन सी लोकेशन पर सेव है, और ये सारा काम आपका मेमोरी में होता है। और मेमोरी रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या हो रहा था कि वो रजिस्टर जो है सेट में आपका डेटा सेव था और उसके बाद हम मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये आपका मेमोरी एड्रेस है, माँ बाप मेमोरी एड्रेस पे गए, मेमोरी एड्रेस पे जाने के बाद आपको मेमोरी एड्रेस मिला। पहले हमें क्या मिल रहा था, हम मेमोरी एड्रेस पे गए, हमें डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस पे क्या मिल रहा था, ऑपरेंड मिल रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, हम मेमोरी एड्रेस पे जाएंगे और मेमोरी एड्रेस पे जाने के बाद आपको मेमोरी एड्रेस ही मिलेगा और फिर उसके बाद आपको डेटा मिलेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है, ठीक है, बोल रहा है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, द अफेक्टिव एड्रेस इज द सम ऑफ इंडेक्स रजिस्टर एंड ऑफसेट फील्ड। अब ये क्या है, इंडेक्स रजिस्टर क्या है, ऑफसेट फील्ड क्या है, ये क्या टर्म्स आ गए यहाँ पर। इट्स सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक्सेप्ट एज ऑफसेट हेल्ड इन इंस्ट्रक्शन इज एडेड टू इंस्ट्रक्शन कंटेन। देखो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, जो इंडेक्स एड्रेसिंग है वो आप यूज कर डिफाइन करते हो एरे के लिए, ठीक है। अगर आपको एरे में अगर कुछ डेटा को, ठीक है, अगर आपको एरे का डेटा असेस करना है, ठीक है, तो अगर आपको एरे एलिमेंट असेस करने हैं तो आप किसका यूज करते हो, इंडेक्स एड्रेसिंग का। तो आपको पता है एरे के अंदर क्या होता है, सपोज A5, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर आपका A0 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया और A5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट है, अब ये आपको पता है कि जो आपका पहला एलिमेंट होता है एरे में
वो आपका क्या बताता है, इंडेक्स बताता है, क्या बताता है, इंडेक्स बताता है। तो यही है, जो ये वाला है ये आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स रजिस्टर। तो यानी कि जो A0 है वो आपका क्या होगा, इंडेक्स रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर देखो एरे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडेक्स रजिस्टर, सॉरी बेस रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर समझ में आया कि क्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेस, बेस ही बोलते हैं हम, ठीक है। जमा में आपका ऑफसेट, और ऑफसेट यहाँ पर क्या बता रहा है, कांस्टेंट। अब ऑफसेट का यहाँ पर क्या मतलब है कि सपोज यहाँ पर देखो मुझे बताना है मूव R1, R1 में आपको मूव करना है बेस रजिस्टर +4। अब क्या बोल रहा है ये, बेस रजिस्टर में आपको जो लोकेशन 4 पे जो एलिमेंट है वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो एरे 4 के अंदर एलिमेंट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर BR क्या हुआ, BR हुआ आपका बेस रजिस्टर, और 4 क्या है आपका ऑफसेट। तो ये आपका जो है इंडेक्स रजिस्टर हो गया। अब यहाँ से आपको आप देखो 1 2 3 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4, तो कितनी लोकेशन छोड़नी है आपको, 4। मतलब ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट वैल्यू बता रहा है, कांस्टेंट बता रहा है कि हमें जो है चार छोड़ के, क्योंकि हमें जो है A4 का चाहिए, तो 1 2 3 4, तो A4 पे क्या स्टोर है, A4 पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमें यहाँ पर दे देगा। तो समझ में आया। तो ये बता रहा है नंबर ऑफ पोजीशन, मतलब आपको जो है कितनी नंबर ऑफ पोजीशन जो है यहाँ पर छोड़नी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ पोजीशन आपको स्किप करनी है वो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि कितनी हमें ये ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब फिर से मैं एक बार इसको फिर से साफ सुथरा बना देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। देखो जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है वो हम एरे एलिमेंट को असेस करने के लिए बनाते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका इंडेक्स रजिस्टर होता है, ठीक है, या फिर आप बेस रजिस्टर भी कह सकते हो, एक होती है आपकी ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट फील्ड में हमें ये बताता है कि हमें कितने नंबर्स को स्किप करना है, कितनी नंबर्स को स्किप करना है, वो हमें बताएगा कि आपको कौन से नंबर पर जाना है, ठीक है। तो बेस रजिस्टर आपको पता है कि जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो आपका क्या होता है, बेस रजिस्टर होता है, इंडेक्स एड्रेस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस वही है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज यूजफुल, किसके लिए यूज होता है, लिस्ट और एरे के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं, अगर आपको A5 निकालना है तो जिस भी लोकेशन पे है वो पहले वाले और उतनी स्किप करके जो है आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखो ये आपका रजिस्टर नंबर है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका ऑपरेंड है, ठीक है, ये आपका रजिस्टर, ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, कितने छोड़ने हैं वो यहाँ पर ये बताएगा। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो गिव द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बोल रहा है हाँ जी, यहाँ पर बोल रहा है आपको कि वर्ड 20 कंटेन 40, जो 20 है वो ये बता रहा है 40 पे, ठीक है, 30 बता रहा है 50 पे, 40 बता रहा है 60 पे और 50 बता रहा है 70 पे। अब सबसे पहले आपको निकालना है लोड इमीडिएट 20। तो इमीडिएट हमें क्या बताता है, इमीडिएट तो डायरेक्ट मुझे जहां पर मुझे जो वैल्यूज दी हैं लाइक x इज इक्वल टू 1 2 3 तो वही बता देगा। तो वर्ड 20 लोड इमीडिएट 20 को करवा रहे हो तो 20 ही हो जाएगा, तो इमीडिएट एड्रेस क्या हो जाएगा 20 का 20 हो जाएगा, क्योंकि अब 20 को लोड करवाए तो 20 ही आपको आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पर हम एड्रेस वगैरह नहीं लेते, ठीक है, डायरेक्ट ही हम वैल्यूज बता देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लोड डायरेक्ट 20। डायरेक्ट एड्रेस में क्या करते हैं कि जैसे आपका ये एक एड्रेस है और इस एड्रेस पे ही आपको क्या मिल गया, जैसे 20 पे ही आपको क्या मिल जाएगा 40, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो लोड इनडायरेक्ट 20, इनडायरेक्ट पे क्या होगा, पहले आप जो है एड्रेस पे जाओगे, एड्रेस पे जाने के बाद एड्रेस आपको बताएगा कि किस नंबर पे आपका डेटा स्टोर है। तो पहले आप इस पे गए, 20 से आपको 40 मिला, ठीक है, और 40 से आपको पता चलेगा कि जो आपका डेटा है वो कहां पर स्टोर है 60 में, ठीक है। तो यहां पर आपका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा 60। फिर आपका इमीडिएट 30, तो 30 को करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा आपका इमीडिएट एड्रेस। उसके बाद है लोड डायरेक्ट 30, डायरेक्ट 30, अब डायरेक्ट एड्रेस क्या होगा, डायरेक्ट 30 का क्या हो जाएगा 50, 30 पे आपको क्या मिल रहा है 50, ठीक है। उसके बाद है लोड इनडायरेक्ट 30, आप इनडायरेक्ट एड्रेस निकाल रहे हो 30 पर, तो पहले आप क्या जाओगे एड्रेस पे जाओगे, तो 30 से आप कहाँ गए 50 पे गए, और 50 से आपको पता चला कि आपका डेटा कहाँ पर स्टोर है 70 पे, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो।
देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्प्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपको मैचअप करना है, ये जून 2017 पेपर 3 में आया था आपका, ठीक है, जून के नेट के एग्जाम में। देखो क्या बोल रहा है, इम्प्लाइड क्या बता रहा है आपका, इम्प्लाइड रजिस्टर विद द सीपीयू, रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है, स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर, स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन। तो इम्प्लिसिटली बताता है हमें इम्प्लाइड, तो हमें ए का क्या मिल जाएगा 4। इमीडिएट क्या बताते हैं, स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर की रजिस्टर में ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी का 3rd। रजिस्टर क्या बताता है आपको, कि रजिस्टर बताता है आपको रजिस्टर्स विद विच आर सीपीयू, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट क्या बताता है कि आपको एक एड्रेस देगा और एड्रेस के बाद आपको डेटा मिलेगा, तो रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का 4, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लो एड्रेसिंग मोड के ऊपर। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन ऐड #45, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऐड #45 R1 10, क्या होगा, एड द वैल्यू ऑफ 45 टू द एड्रेस ऑफ R1 एंड स्टोर 45 इन दैट एड्रेस। क्या बोल रहा है कि आप ऐड करवाओगे 45 को एड्रेस ऑफ R1 में और स्टोर करवा दोगे कहाँ पर 45 के अंदर, ठीक है। ऐड 45 टू द वैल्यू ऑफ R1 में स्टोर करवाओगे, स्टोर कहाँ पर होगा R1 में, ठीक है। फाइंड द मेमोरी लोकेशन ऑफ 45 एंड द कंटेंट ऑफ R1, नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, कि आप जो है ऐड करवाओगे, डायरेक्ट R1 में ऐड करवा दोगे और फिर इसको कहाँ स्टोर करवा दोगे, रजिस्टर R1 में ही स्टोर करवा दोगे, 4-5 में स्टोर नहीं करवाएंगे, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन इज यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हैश लगा हुआ है, hence the value is stored in the location is added 45, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, मेथड ऑपरेंड आर स्टोर्ड इन, कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, जीरो एड्रेस है तो कहाँ पर स्टोर होगा, स्टैक में। जीरो एड्रेस तो आप कहाँ पर लेते हो, स्टैक के अंदर लेते हो, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, पुश डाउन, स्टैक। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, इम्प्लाइड में होते हैं, इम्प्लिसिटली होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐड #45 विच द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग हैपन, क्या होगा, प्रोसेसर राइज एन एरर, प्रोसेसर जो है वो एरर बताएगा, एंड रिक्वेस्ट फॉर 1 मोर ऑपरेंड, मतलब और रिक्वेस्ट करेगा एक और ऑपरेंड की। द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 45 इज रिट्रीव्ड एंड 1 मोर ऑपरेंड इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी लोकेशन 45 पे और एक और जो है ऑपरेंड को रिक्वेस्ट किया जाएगा। वैल्यू 45 एडेड टू द वैल्यू ऑफ ऑन द स्टैक एंड पुश इनटू द स्टैक। तो यहाँ पर स्टैक की नहीं बात हो रही, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर्स, ठीक है। तो इनडायरेक्शन पॉइंटर्स हम कहाँ पर यूज करेंगे, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में मैंने आपको क्या बताया था, बेस रजिस्टर होता है और आपका जो है ऑफसेट होता है कि कितनी वैल्यूज आपको स्किप करनी है, ठीक है। तो आपका R1 मूव 5 R1, ठीक है। LOC द अफेक्टिव एड्रेस इज, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, अफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू 5 प्लस में ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि बेस रजिस्टर है तो बेस रजिस्टर को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट होता है, तो ये आपको बताएगा कि कितनी जो है वैल्यूज आपको स्किप करनी है, जैसे 5 है तो 5 स्किप करनी है, ठीक है। तो R1 को हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या बता रहा है, एरे को, ठीक है। तो बेस रजिस्टर को एरे के, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंट वैल्यू, कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है वैल्यू को, तो दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसके बाद देखो, डैश एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो डैश एड्रेसिंग मोड है वो सुटेबल होता है चेंज करने के लिए नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, रिलेटिव, इनडायरेक्ट, इंडेक्स विद ऑफसेट, इमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा रिलेटिव, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ यहीं तक थे अभी आपके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले सबसे पहले देखो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होंगे, पेरिफेरल में आपके इनपुट डिवाइस भी आते हैं और आपके आउटपुट डिवाइस भी आते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस भी आएंगे और आउटपुट डिवाइस भी आएंगे, तो ये आपका पेरिफेरल हो गए। ओके, अब देखो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कंप्यूटर। क्या बोल रहा है, जो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू इट, ठीक है। द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड एन एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल सिस्टम एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं लाइक आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। तो देखो जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो आपके एक तरीके से ऑक्सिलरी है, मतलब आपका एक कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, आप एक्सटर्नली जो है उनको अटैच करवाते हो। लाइक कीबोर्ड आपका अलग से अटैच होता है, माउस अलग से होता है, ठीक है। लेकिन एक पार्ट है जिसके मतलब आप जो है आपके कंप्यूटर को असेस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनके बिना हम कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको क्या बोलोगे, ऑक्सिलरी, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स टू कनेक्टेड इट। Input output subsystem of computer provide the efficient mode of communication between the central system and outside environment। तो ये सारे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। इसके बाद देखो मैग्नेटिक टेप वगैरह, द डिवाइस दैट आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर आर सेट टू कनेक्टेड ऑनलाइन, ठीक है। द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड एन एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल सिस्टम एंड आउटसाइड एनवायरमेंट। क्या बोल रहा है कि जो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है वो जो है इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से डेटा को जो है हम सीपीयू के पास भेज सकते हैं और कैसा जो सीपीयू है वो आपका डेटा इनपुट आउटपुट के पास भेज सकता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट कनेक्टेड कंप्यूटर्स कॉल्ड जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं। भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किससे कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे, ठीक है, जिसको आप पेरिफेरल डिवाइसेस कहोगे। दिस डिवाइसेस आर डिजाइन टू रीड इन्फॉर्मेशन। ये डिवाइसेस क्यों डिजाइन किए गए हैं, इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए इनटू और आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट अपॉन कमांड फ्रॉम द सीपीयू एंड आर कंसीडर टू द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दिस डिवाइस आर ऑल्सो पेरिफेरल, ठीक है। तो इस डिवाइस को आप क्या कहोगे, पेरिफेरल कहोगे। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले यूनिट हो गया, प्रिंटर हो गया, कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ पेरिफेरल, 3 टाइप के पेरिफेरल्स होते हैं। एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका आउटपुट और एक होते हैं आपके इनपुट आउटपुट पेरिफेरल, ठीक है। इनपुट में क्या होता है कि आप इनपुट देते हो भाई आपके कंप्यूटर को, मतलब जैसे आप कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, इन सब के थ्रू जो है आप अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करें। अलाउ यूजर इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द कंप्यूटर, एग्जाम्पल लाइक कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। आउटपुट पेरिफेरल क्या होते हैं, अलाउ इन्फॉर्मेशन आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, एग्जाम्पल प्रिंटर, मॉनिटर, ईटीसी, ठीक है। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल क्या होंगे, अलाउ बोथ, आप जो है एक साथ जो है इनपुट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड एज आउटपुट, ठीक है, लाइक टच स्क्रीन वगैरह। ये आपने इनपुट भी दे दिया जो है तभी आपको आउटपुट भी मिल गई। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, टच स्क्रीन, ठीक है। अब देखो इंटरफेसेस क्या होते हैं, किस तरीके से आप इंटरफेस करवाते हो, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करवाना है आपका सीपीयू के साथ, ठीक है। तो इंटरफेस इज शेयर्ड बाउंड्री बिटवीन 2 सेपरेट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी यूज्ड टू अटैच 2 और मोर कंपोनेंट टू द सिस्टम फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस, 2 टाइप के इंटरफेस होते हैं, एक होता है आपका सीपीयू और एक होता है इनपुट आउटपुट। आज की क्लास में हम इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे क्योंकि हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप इनपुट आउटपुट के साथ अपने डेटा को भेज सकते हो सीपीयू के पास, ठीक है। तो पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू कंप्यूटर need special communication link for interfacing CPU, ठीक है। In computer system there are special hardware component between CPU and the peripheral to control to manage the input output transfer। क्या कह रहा है कि जब आप CPU और peripherals के बीच में जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हो तो इनके बीच में कुछ कंट्रोल्स लगे होते हैं ताकि वो डेटा को मैनेज कर सके जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड, इन कंपोनेंट्स को आप क्या कहोगे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहोगे, बिकॉज दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन प्रोसेसर बस एंड पेरिफेरल्स। दे प्रोवाइड अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है।
तो आपकी जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर जो है आपसे यही पूछेगा कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है आप क्यों यूज़ करते हो। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी बसेज हो गई, आपकी सिस्टम बसें 3 बस होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। ये आपका प्रोसेसर है। आपको प्रोसेसर के साथ इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस को जो है इंटरफेस करवाना है। किसके थ्रू इंटरफेस हो रहा है भाई? इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू यहाँ पर आपका इंटरफेस हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इंटरफेस कर रहे हो, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले टर्मिनल, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क। तो समझ में आया कि किस तरीके से जो है आप इंटरफेस करते हो। तो इनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कौन करवाता है? इनपुट आउटपुट इंटरफेस। किसके बीच में? इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर के बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। क्लियर है भाई? इसके बाद देखो मोड्स ऑफ इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर। कौन कौन से मोड होते हैं ताकि आप डेटा को ट्रांसफर कर सको, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मोड होगा, कौन सा नहीं होगा। डायरेक्ट पहले तो यही पूछेगा। तो इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर करने के 3 मोड होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, सेकंड होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, थर्ड होता है आपका डीएमए, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर बिटवीन सेंट्रल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी हैंडल्ड जनरली 3 टाइप्स ऑफ मोड्स विच आर गिवन। कौन कौन से हो गए? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, साथ के साथ बोलो याद भी हो जाएंगे, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट और डीएमए, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होगा? इन दिस मोड डेटा ट्रांसफर द ऑपरेशन आर रिजल्ट इन इनपुट आउटपुट। यहाँ पर जो है आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, द रिजल्ट कहाँ पर स्टोर करवाओगे? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में, विच इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इच डेटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम, ठीक है। नॉर्मली द ट्रांसफर इज फॉर्म ऑफ सीपीयू रजिस्टर पेरिफेरल डिवाइस। मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो है प्रोग्राम क्या करवा रहा है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में जो डेटा को ट्रांसफर करवा रहा है, किसके हेल्प से? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट हेल्प से जो है हम डेटा को ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायग्राम से समझ में आएगा। ये बहुत इजी मेथड है। जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है वो आपका सबसे इजी मेथड है, ठीक है। तो वंस द डेटा इज इनिशिएटेड द सीपीयू, एक बार जो डेटा वो इनिशिएट हो गया सीपीयू से, स्टार्ट मॉनिटरिंग द इंटरफेस टू सी द नेक्स्ट ट्रांसफर कैन मेड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम कैन क्लोज टैब ऑन एवरीथिंग दैट टेक प्लेस इन द इंटरफेस यूनिट एंड आउटपुट इनपुट आउटपुट यूनिट। तो ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपकी क्या हो गई? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ये आपका इंटरफेस डेटा रजिस्टर, ये आपके रजिस्टर, ये आपकी बस। इस तरीके से जो है आपका क्या हो रहा है? इंटरफेस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा कहाँ पर जा रहा है भाई? आपका सीपीयू के पास। तो 3 तरीके होते हैं जब डेटा आपका यहाँ से जो है जाता है। सबसे पहले होता है रीड द स्टेटस रजिस्टर। आपको जो है स्टेटस रजिस्टर को रीड करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो? चेक द स्टेटस ऑफ द फ्लैग बिट। आप जो है स्टेटस, जो फ्लैग बिट का स्टेटस है उसको चेक करोगे। एंड द ब्रांच टू स्टेप 1 इफ नॉट सेट टू द सेट और टू सेट स्टेप 3 इफ सेट, ठीक है। और फिर आप क्या करवाओगे? रीड करवाओगे डेटा रजिस्टर को, ठीक है। इन दिस टेक्निक सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग डेटा। इस टेक्निक में क्या होगा? डेटा जो सीपीयू है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रॉम मेमोरी फॉर आउटपुट एंड सॉर्टिंग इन मेमोरी एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट एज शोन इन द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीपीयू है वो आपका देखो, सबसे पहले सीपीयू ने क्या किया? सीपीयू इशू एंड रीड और राइट कंपोनेंट ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सीपीयू ने इशू किया और रीड राइट जो है उसको रीड किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फॉर द स्टेटस ऑफ द सीपीयू। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने जो है सीपीयू का स्टेटस बताया। अगर बिजी है तो वो हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर वो रेडी स्टेट में है, ठीक है, अगर बिजी है तो आपका जो है एरर आ जाएगा। रेडी स्टेट में है तो क्या होगा? सीपीयू रीड वर्ड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। जो सीपीयू है वो क्या करेगा? रीड करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को और कहाँ पर राइट कर देगा? इस मेमोरी के अंदर जो है राइट कर देगा जो भी आपका आउटपुट आएगी, ठीक है। अदरवाइज जो है सीपीयू क्या करेगा? रीड करेगा मेमोरी में से और राइट कहाँ करवा देगा? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में। मतलब अगर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में रीड कर रहा है तो उसके अपोजिट मेमोरी में राइट करेगा। अगर मेमोरी में रीड कर रहा है तो उसके अपोजिट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में राइट करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर क्वेश्चन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से रीड कर रहा है तो वो राइट कहाँ पर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद देखो ड्रॉबैक। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट बहुत इजी मेथड है, सबसे इजी है, डायरेक्ट हम इंटरफेस करवा पा रहे हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ऑब्वियसली भी सबसे इजी है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। द मेन ड्रॉबैक ऑफ प्रोग्राम इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट वाज सीपीयू हैज टू मॉनिटर द ऑल यूनिट ऑल द टाइम्स व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो सीपीयू जो है वो मॉनिटर करता रहता है। द सीपीयू स्टे इन प्रोग्राम लूप अंटिल द इनपुट आउटपुट यूनिट इंडिकेट दैट इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर।
दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये जो है वो आपकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि सीपीयू का टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हमारा जो बेस्ट काम होता है, जो मैंने आप लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो मेन काम होता है वहाँ पर यही होता है कि जो आपका प्रोसेसर है, जो आपका सीपीयू है, उसकी स्पीड फास्ट हो सके, उसका टाइम वेस्ट ना हो, ना ही वो आइडल रहे, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या हो रहा है कि जो सीपीयू है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम तो वेस्ट कर रहा है, एक तरीके से आइडल बैठा है, ठीक है। तो ये टेक्निक जो है, हम इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, इसका जो ये जो ड्रॉबैक आपकी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में आ रही थी, ये हम कहाँ पर रिमूव करवाते हैं, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी ड्रॉबैक आती है, यानी कि जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में जो आपकी ड्रॉबैक आती है, वो हम कहाँ पर रिमूव करवाते हैं, इंटरप्ट इनिशिएटेड में, ठीक है। तो जो सेकंड है इसका, वो है आपका इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है। ओके, देखो, इन द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड द सीपीयू स्टे इन द प्रोग्राम लूप। देखो, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या हो रहा था कि जो सीपीयू था वो कहाँ पर स्टे कर रहा था, प्रोग्राम लूप में स्टे कर रहा था, ठीक है। अंटिल द इनपुट आउटपुट इंडिकेट, जब तक इनपुट आउटपुट यूनिट इंडिकेट नहीं करी थी, दैट इज रेडी द डेटा ट्रांसफर। दिस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये जो थी आपकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, जिसकी वजह से जो आपका प्रोसेसर था वो बिजी रहता था, लेकिन बिना किसी उसके, मतलब उसका जो प्रोसेसर था उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था, ठीक है। दिस प्रॉब्लम कैन ओवरकम बाय यूजिंग इंटरप्रेट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। ये जो प्रॉब्लम है जो हमारी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में आई, इसको हम कहाँ पर रिमूव करवाते हैं, कहाँ पर कम करवाते हैं, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट के अंदर, ठीक है। इन दिस व्हेन द इंटरफेस डिटरमाइन दैट द पेरिफेरल इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, इट जनरेट एन इंटरप्ट। यहाँ पर जब आपका डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाता है तो हम एक इंटरप्ट जनरेट कर देते हैं, जिसके थ्रू जो है आपको जो आफ्टर रिसीविंग द इंटरप्ट सिग्नल, जब इंटरप्ट सिग्नल रिसीव हो जाता है, द सीपीयू स्टॉप द टास्क, जो सीपीयू है वो टास्क को स्टॉप कर देगा, विच इज प्रोसेसिंग एंड सर्विस द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर एंड देन रिटर्न बैक टू द प्रीवियस प्रोसेसिंग टास्क, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब आपके पेरिफेरल रेडी हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो उस टाइम पे हम एक इंटरप्ट को जनरेट करते हैं। इंटरप्ट जनरेट करने के बाद वो सिग्नल जो है आपके सीपीयू को मिल जाता है, तो सीपीयू जो है वो टास्क को स्टॉप कर देता है, और जो आपकी प्रोसेसिंग सर्विस है इनपुट आउटपुट ट्रांसफर की, वो वापस वहाँ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जो सीपीयू है जो खाली मतलब लूप में ही रहता था, जो प्रोग्राम में था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीपीयू है वो आपका नीडलेसली जो है वो बिजी नहीं है, ठीक है। तो in this method an interrupt facility and interrupt command is used to inform the device about the start and end the transfer, ठीक है। जब आप डेटा को ट्रांसफर करने वाले हो या डेटा को स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इट मीन टाइम द सीपीयू एग्जीक्यूट अदर प्रोग्राम, उस टाइम पे जो है सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लग जाता है, मतलब सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं होता। व्हेन द इंटरफेस डिटरमाइन दैट द डिवाइस इज रेडी द डेटा ट्रांसफर, इट जनरेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर, ठीक है। क्लियर है भाई, इजी है। इसके बाद देखो, when CPU receive a signal it temporarily stop the execution of the program, जब CPU को सिग्नल मिल जाएगा वो अपने टेम्पररी कुछ टाइम के लिए जो है अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ब्रांच टू द सर्विस प्रोग्राम टू प्रोसेस द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट रिटर्न बैक टू द टास्क। जब वो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा देन वापस वो अपने काम पर आ जाएगा, ठीक है। इन दिस टाइप इनपुट आउटपुट कंप्यूटर डज नॉट चेक द फ्लैग इट कंटेन्स द परफॉर्म इट्स टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके दो तरीके के देयर आर टू वेज ऑफ चूजिंग ब्रांच एड्रेस, दो वे होते हैं ब्रांच एड्रेस को चूज करने के। पहला है आपका वेक्टर इंटरप्ट और सेकंड है आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है। क्या होते हैं अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। वेक्टर इंटरप्ट आपका कहता है कि द सोर्स दैट इंटरप्ट द सीपीयू प्रोवाइड द ब्रांच इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ब्रांच इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। और नॉन इंटरप्ट वेक्टर क्या कहता है कि द ब्रांच एड्रेस इज असाइन टू द फिक्स एड्रेस इन द मेमोरी। यहाँ पर जो है हम कैसी मेमोरी को असाइन करवा रहे हैं, फिक्स एड्रेस मेमोरी को असाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके दोनों क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से ब्रांच जो है एड्रेस होते हैं, तो वेक्टर और नॉन वेक्टर, ठीक है। इसके बाद देखो डीएमए। डीएमए क्या होता है, डीएमए क्या होता है, यहाँ पर हम सीपीयू को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं और एक रिमूविंग द सीपीयू फ्रॉम द पाथ
एंड लेटिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस मैनेज द मेमोरी बसेस। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो किसको मैनेज करती है, मेमोरी बसेस को डायरेक्टली जो है मैनेज करती हैं। वुड इम्प्रूव द स्पीड ऑफ ट्रांसफर, दिस इज नोन एज डीएमए। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि बिना सीपीयू के जो है हम डेटा को मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो आपस में मेमोरी बस के साथ जो है डेटा को मैनेज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस इंटरफेस ट्रांसफर डेटा टू एंड द फ्रॉम मेमोरी थ्रू द मेमोरी बस। डीएमए कंट्रोल मैनेज द ट्रांसफर डेटा। तो जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो जो अपने डेटा को ट्रांसफर किया है उसको मैनेज करता है बिटवीन पेरिफेरल और मेमोरी यूनिट। तो ये आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये आपकी मेमोरी यूनिट है, इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कौन मैनेज करता है, उसको डीएमए कंट्रोल मैनेज करता है। जो भी आप डेटा को ट्रांसफर करोगे उसको कौन मैनेज करेगा, डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। मैनी हार्डवेयर सिस्टम यूज डीएमए सच एज डिस्क ड्राइव कंट्रोलर, ग्राफिक कार्ड हो गया आपका, नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। इट इज ऑल्सो यूज्ड for intra-chip data transfer in multi-core processor. DMA CPU would initiate the transfer, do other operation while the transfer is in progress and receive an interrupt from the DMA controller when the transfer has been completed. ठीक है। इसके बाद देखो, ये देखो यहाँ पर ये आपकी डेटा लाइन है, ये आपका एड्रेस लाइन है, ये आपके जो है रीड राइट इंटरप्ट हो गए। यहाँ पे आपने डेटा काउंट, डेटा रजिस्टर आराम से जो है बिना उसके आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका डीएमए का जो है ब्लॉक डायग्राम था। यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब सीपीयू में प्लेस्ड इज एन आइडल स्टेट, जब सीपीयू आपका प्लेस होता है आइडल स्टेट में इन वैरायटी ऑफ वेज, वन कॉमन मेथड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर इज टू डिसेबल द बसेस थ्रू स्पेशल कंट्रोल सिग्नल्स सजेस्ट। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बस रिक्वेस्ट, एक होता है बस ग्रांट, ठीक है। तो दो कंट्रोल सिग्नल इन द सीपीयू दैट इंडिकेट द डीएमए ट्रांसफर, दैट इज बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट, ठीक है। तो डीएमए कंट्रोलर टू रिक्वेस्ट द सीपीयू व्हेन दिस इनपुट इज एक्टिव, ठीक है। द सीपीयू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन एंड द प्लेसेस एड्रेस बस एंड डेटा बस, ठीक है। एंड रीड राइट लाइंस टू द हाई इम्पीडेंस स्टेट, हाई इम्पीडेंस स्टेट मींस द आउटपुट इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बस रिक्वेस्ट हो गई, बस ग्रांट हो गई, ठीक है। ये आपकी एड्रेस बस, ये डेटा बस, ये रीड राइट है, ठीक है, ये हाई इम्पीडेंस। तो ये सीपीयू बस सिग्नल्स फॉर डीएमए ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद देखो, हाँ ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है भाई, सीपीयू बर्स्ट एंड सीपीयू साइकिल स्टीलिंग। तो ये देखने से पहले देखो, सीपीयू एक्टिवेट द बस ग्रांट आउटपुट इनफॉर्म द एक्सटर्नल डीएमए। जो सीपीयू है वो एक्टिवेट करेगा बस ग्रांट को, आउटपुट टू द इनफॉर्म ऑफ, किसको इन्फॉर्म करने के लिए, एक्सटर्नल डीएमए, दैट बस रिक्वेस्ट कैन नाउ टेक कंट्रोल ऑफ बसेस टू कंडक्ट मेमोरी ट्रांसफर विदाउट प्रोसेसर, ठीक है। बस रिक्वेस्ट से क्या होगा, जो सीपीयू है वो हट जाएगा, वहां पर जो है आप डायरेक्ट कर सकते हो। ग्रांट से जो क्यों होगा, क्या होगा, डीएमए टर्मिनेट द ट्रांसफर, जब आपका टर्मिनेट हो जाएगा, डिसेबल द बस रिक्वेस्ट डिसेबल हो जाएगी, सीपीयू डिसेबल द बस ग्रांट, टेक कंट्रोल द बसेस। तो सीपीयू जो है वो वापस अपना कंट्रोल ले लेगा, ठीक है। सीपीयू अपना वापस जो है प्रोसेसर अपना वापस काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन जैसे वो परफॉर्म कर रहा था वो वैसे ही करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसफर कैन बी मेड इन सेवरल वेज। जो ट्रांसफर है वो काफी तरीके से होता है, एक होता है डीएमए और एक है आपका साइकिल स्टीलिंग, ठीक है। डीएमए बर्स्ट क्या कहता है, इन डीएमए बर्स्ट ट्रांसफर ब्लॉक सीक्वेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स। जो ब्लॉक सीक्वेंस है वो कंसिस्ट कर रहे हैं number of memory words is transferred in continuous burst while the DMA controller is master of the memory buses। जो आपका DMA controller है वो क्या होता है, मास्टर होता है किसका, मेमोरी बसेस का, ठीक है। इसके बाद देखो साइकिल स्टीलिंग क्या होता है, साइकिल स्टीलिंग अलाउ द डीएमए कंट्रोलर टू ट्रांसफर वन डेटा, मतलब साइकिल स्टीलिंग क्या करवा रहा है, अलाउ करवा रहा है डीएमए कंट्रोलर टू ट्रांसफर वन डेटा वर्ड एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे आप वर्ड मतलब एक डेटा ही ट्रांसफर करोगे, आफ्टर विच इट मस्ट रिटर्न कंट्रोल ऑफ द बसेस टू द सीपीयू, ठीक है। इसके बाद देखो डीएमए कंट्रोलर जो है वो नीड करता है द यूजुअल सर्किट ऑफ एन इंटरफेस कम्युनिकेट विद द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। द डीएमए कंट्रोलर के 3 रजिस्टर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि डीएमए कंट्रोलर के कितने रजिस्टर होंगे, 3 होते हैं। कौन कौन से, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। तो एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और आपका कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेगा कौन सा नहीं होता, तो इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, एड्रेस रजिस्टर कंटेन एन एड्रेस टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड लोकेशन इन द मेमोरी। एड्रेस रजिस्टर कंटेन करेगा एड्रेस को और स्पेसिफाई करेगा डिजायर्ड लोकेशन को। एड्रेस है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है, जो आपकी प्रॉपर लोकेशन है उसको बताएगा। वर्ड काउंट रजिस्टर, वर्ड काउंट होल्ड द नंबर ऑफ वर्ड्स टू द ट्रांसफर, कि कितने नंबर ऑफ वर्ड जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। दिस रजिस्टर इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय 1 आफ्टर each वर्ड ट्रांसफर एंड इनिशियली टेस्टेड बाय 0, ठीक है। और कंट्रोल रजिस्टर स्पेसिफाई करता है मोड ऑफ, जो भी आपका कंट्रोल जितना सबके ऊपर जो भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, ये आपकी एड्रेस बस हो गई डायग्राम में, ये डीएमए कंट्रोलर का डायग्राम है, ये आपकी डेटा बस हो गई। ये आपके 3 तरीके का रजिस्टर हो गए डीएमए का, एक हो गया आपका एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। ये आपकी इंटरनल बस है, ये एड्रेस बस बफर है, ये आपकी डीएमए सिलेक्ट, रजिस्टर सिलेक्ट, रीड राइट हेड बस, रिक्वेस्ट बस, ग्रांड और इंटरप्ट, ठीक है। डीएमए ने रिक्वेस्ट की, एक्नॉलेजमेंट मिली, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और कॉल्ड, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, उसको क्या कहेंगे, उसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर, कितने मोड से जो है हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था 3 तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन सा होता है, एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, ठीक है, सेकेंड है आपका इंटरप्ट और थर्ड है आपका डीएमए, ठीक है। तो 3 तरीके से कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीबोर्ड एंड माउस कम्स अंडर, जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके इनपुट पेरिफेरल्स होंगे, है ना। कीबोर्ड और माउस आप दोनों से क्या करवाते हो, इनपुट को एंटर करवाते हो, तो इनपुट पेरिफेरल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड विच ऑफर हायर स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, मतलब हायर स्पीड से जो है आपको जो है ट्रांसफर करवाना है, तो आप किसका यूज करोगे, इंटरप्ट का, मेमोरी मैपिंग का, प्रोग्राम कंट्रोल का, डीएमए का। तो हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का, ठीक है। तो डीएमए द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर डायरेक्टली अलाउ टू इंटरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू तो होता नहीं है, तो डायरेक्टली अलाउ करता है, ऑब्वियसली फास्ट तो होगा ही ट्रांसफर, ठीक है, विद द मेमोरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्रोसेसर, एंड द ट्रांसफर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट डीएमए, डीएमए के उसमें जो है क्या सही है। तो सबसे पहला देखो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या कहता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अप्रोच ऑफ परफॉर्मिंग डेटा ट्रांसफर इन बल्क बिटवीन द मेमोरी एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द प्रोसेसर। बिल्कुल भाई, यहाँ पर जो है डीएमए के अंदर आपका सीपीयू का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखो, ट्रू ही पूछा है, द डीएमए कंट्रोलर एक्ट एज ए प्रोसेसर, डीएमए कंट्रोलर एक प्रोसेसर की तरह एक्ट करता है फॉर डीएमए ट्रांसफर एंड ओवरलुक द एंटायर प्रोसेसर। मींस प्रोसेसर आपका हट गया है, तो उस टाइम पे आपका जो प्रोसेसर है वो कौन है, वो डीएमए कंट्रोलर है, वो एज ए सीपीयू की तरह वो वहां पर जो है काम कर रहा है, ठीक है। डीएमए कंट्रोलर है 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर होते हैं, कौन कौन से, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, रजिस्टर ऑफ द कंट्रोलर आर, रजिस्टर जो होते हैं मतलब कितने होते हैं, तो कितने बिट का होगा, 32 बिट का, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एक छोटा सा टॉपिक और है भाई, ये भी देख लेते हैं इंटरप्ट का। यहाँ से पूछ लेता है कि हार्डवेयर इंटरप्ट कौन से हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कोर क्या कहेंगे, मास्केबल क्या कहेंगे, मास्केबल को नॉन मास्केबल क्या होता है, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द पेरिफेरल इज इनिशिएटेड बाय द सीपीयू। जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो सीपीयू और पेरिफेरल के बीच में, तो बट सीपीयू कैन नॉट स्टार्ट द ट्रांसफर अनलेस द पेरिफेरल्स इज रेडी टू कम्युनिकेट। सीपीयू जब तक स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक पेरिफेरल डिवाइसेस रेडी नहीं होंगे कम्युनिकेट करने के लिए विद द सीपीयू। व्हेन द डिवाइस इज रेडी टू कम्युनिकेट विद द सीपीयू, इट जनरेट द इंटरप्ट सिग्नल। जब जो है आपके डिवाइस रेडी होते हैं सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो उस टाइम पे हम एक तरीके से एक इंटरप्ट भेजते हैं, ये बताते हैं कि भाई वो एक इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट करते हैं। A number of input output devices are attached to the computer and each device is able to generate an interrupt request, ठीक है।
क्लियर है भाई। द मेन जॉब ऑफ इंटरप्ट सिस्टम टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द इंटरप्ट. There is also a possibility that several devices will request simultaneously for the CPU communication. तो भाई कितने सारे आपके इनपुट डिवाइसेज होते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती. आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अगर हम प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, आपका जो है कीबोर्ड, माउस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो अलग अलग सभी जो है इंटरप्ट अगर जनरेट करेंगे, अगर हर किसी को अपना अपना करना है तो, ठीक है. तो देन द इंटरप्ट सर्विस हैज टू बी डिसाइडेड विच डिवाइसेस टू सर्विस फर्स्ट. तो जो सीपीयू है वो किसको पहले देगा, जो जिसने पहले जो है रिक्वेस्ट की है उसी को पहले सर्विस मिलेगी, है ना. तो प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है? प्रायोरिटी इनवर्ट इज अ सिस्टम विच डिसाइड द प्रायोरिटी एट विच वेरियस डिवाइस विच जनरेट द इंटरप्ट सिग्नल एट द सेम टाइम. प्रायोरिटी वो बताती है कि भाई देखो, जैसे बहुत सारे जो आपके डिवाइसेज हैं उन्होंने सेम टाइम पे इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट कर दिया, ठीक है. तो विल सर्विस बाय द सीपीयू. सीपीयू जो है वो किसको सर्विस देगा? द सिस्टम हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड. सिस्टम के पास अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की. कंडीशन आर अलाउड टू इंटरप्ट द सीपीयू व्हाइल सम अदर इंटरप्ट इज बीइंग सर्विस्ड. जनरली डिवाइस विद हाई स्पीड ट्रांसफर सच एज मैग्नेटिक डिस्क आर गिवन हाई प्रायोरिटी एंड स्लो डिवाइसेज जो स्पीड ट्रांसफर जिनकी होती है उनको हाई प्रायोरिटी देगा, और जो आपके कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी लो प्रायोरिटी होती है, ठीक है. तो ये याद रख लेना, ये अगर एग्जाम में आ जाए कि किसकी लो प्रायोरिटी होगी. जो स्लो डिवाइसेस होते हैं उनकी लो प्रायोरिटी होगी, ठीक है. जिनकी हाई स्पीड ट्रांसफर होती है उनकी हाई होगी. तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कौन सा हाई है कौन सा लो है, ठीक है. When two or more devices interrupt the computer simultaneously, the computer serves the device with higher priority first. ठीक है. टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, दो तरीके के आपके जो है कुछ इंटरप्ट होते हैं, लाइक हार्डवेयर हो गया आपका, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है. तो हार्डवेयर में फिर अलग अलग आ गया. हार्डवेयर आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर जैसे आपने अलग से आपके कंप्यूटर सिस्टम में अलग से कोई हार्डवेयर अटैच किया है, ठीक है, उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में क्या आ गया? इंटरप्ट, ठीक है. तो व्हेन द सिग्नल ऑफ प्रोसेसर इज फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस. एक्सटर्नली आपने कोई जो है अटैच किया, लाइक हमने माउस वायर मैंने अटैच की, तो वो कहाँ से आया? वो एक्सटर्नल आया, ठीक है. द इंटरप्ट इज हार्डवेयर इंटरप्ट. तो क्वेश्चन आ गया कि जो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, हम और क्या बोलते हैं? तो हार्डवेयर इंटरप्ट को ही हम एक्सटर्नल इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है. लेट अस कंसीडर द एग्जांपल व्हेन वी प्रेस ओनली की ऑन कीबोर्ड टू डू सम एक्शन. भैया आपने जो है अपने कीबोर्ड से कोई की को जो है प्रेस किया है, ठीक है. तो वो क्या है? आप बाहर से अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर के अंदर से कुछ डाल रहे हो, ठीक है. This pressing key generate the interrupt signal of the processor to perform certain actions such as interrupt can be two types. दो टाइप का होगा, एक होता है मास्केबल और सेकंड होता है नॉन मास्केबल, ठीक है. अब मास्केबल क्या होता है? द हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन डिलेड व्हेन अ मच हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज अकर्ड एट द सेम टाइम. मतलब वो इंटरप्ट है जिसमें जो है द हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन डिलेड व्हेन, डिले होगा जब हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है वो पहले होंगे, अकर्ड एट द सेम टाइम. हाई प्रायोरिटी मतलब दोनों की सेम टाइम पे जनरेट हो, ठीक है. और नॉन मास्केबल के क्या होंगे? हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन नॉट बी डिले, मतलब कोई भी डिले नहीं होगा, शुड बी प्रोसेस्ड बाय प्रोसेसर इमीडिएटली. जैसे ही आपने बोला, जैसे ही आपने इंटरप्ट जनरेट किया वैसे ही आपका काम हो गया, ठीक है. तो ये आपका नॉन मास्केबल आएगा. यहाँ पर जो है सेम टाइम पे हाई प्रायोरिटी का भी काम आ जाए तो आपको थोड़ा सा डिले मिल सकता है, ठीक है. इसके बाद देखो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को आप इंटरनल इंटरप्ट भी कहते हो. द इंटरप्ट इज सॉफ्टवेयर बाय एनी इंटरनल सिस्टम. अब सॉफ्टवेयर तो आपके कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, बाहर से तो होते नहीं है, ठीक है. विच इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नॉर्मल इंटरप्ट और एक्सेप्शन. दे इंटरप्ट दैट आर कोज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, मतलब वो इंटरप्ट जो कोज्ड हो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू, उसको आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहोगे. और जो आपके अनप्लान्ड इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके अनप्लान्ड इंटरप्ट विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोग्राम आर कॉल्ड एक्सेप्शन सच एज डिवाइड बाय जीरो. लाइक एक्सेप्शन आती है ना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जावा में, C++ में आप देखते हो ना कौन कौन सी काफ़ी सारी एक्सेप्शंस वगैरह आ जाती हैं. तो ये आपके अनप्लान्ड इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है. तो दो तरीके का ये हो गया, नॉर्मल और एक्सेप्शन, और वो आपका मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, ठीक है. तो आई होप आपको ये जो इंटरप्ट वाला है ये भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है. बाकी तो हम सारा कर चुके हैं, बाकी तो हमने मेमोरी कर लिया है और आपका पाइपलाइनिंग वगैरह, ठीक है, इंट्रोडक्शन, बसेस वगैरह सब हमने कर लिया है. आपकी इंस्ट्रक्शन वगैरह, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है. एड्रेसिंग मोड और ये सब आपका आज कंप्लीट हो गया है. तो आई होप आपको जो पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.